हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के राष्ट्रीय परिदृश्य को। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। बनी है रेखा गुप्ता, जो कि बनी है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। और ग्लोबल रेप्यूटेशन रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान जो है शामिल हुए हैं। ग्लोबल रेप्यूटेशन रैंकिंग के अंदर भारत के 4 संस्थान शामिल हुए हैं। नक्शा कार्यक्रम का जो है राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ हुआ है। वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ। भारत में घटी आत्महत्या की दर, तो यह है लेसेंट की रिपोर्ट। मणिपुर में जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे पर एडीआर की रिपोर्ट जारी करी गई है। राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी हुई है। और पश्चिम बंगाल भारत में पक्षी गणना सूची में शीर्ष स्थान पर। वेस्ट बंगाल भारत में पक्षी गणना सूची में शीर्ष स्थान पर है। संसद में 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा करी गई है। संसद में 6 नई भाषाओं का ट्रांसलेशन। नीति आयोग ने जारी की उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट। हायर एजुकेशन के ऊपर नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई है। और ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में, तो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में भारत का स्थान है तीसरा। के साथ देखें तो स्नातक कौशल सूचकांक 2025 जो है ये भी जारी हुआ। तो स्नातक कौशल सूचकांक 2025। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। तो रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। डिटेल देखें तो दिल्ली की 8वीं विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने 27 वर्ष बाद जो है यहाँ पर सरकार बनाई है दिल्ली में। और इससे पहले जो 1993 से 98 के बीच में भाजपा की सरकार थी दिल्ली में। देखें तो शालीमार बाग सीट में से पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता। ये जो है दिल्ली के 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्रियों के सूची के हिसाब से देखें तो 9वीं है, और महिलाओं में देखें तो चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। इनसे पूर्व जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो थी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी। तो ये 3 इनसे पहले बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री, और अब चौथी बनी है ये रेखा गुप्ता। दिल्ली के अब तक के मुख्यमंत्री देखते हैं एक बार। तो ब्रह्म प्रकाश, गुरुमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मरलेना, और अभी लेटेस्ट है रेखा गुप्ता। तो ये 9 जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अब तक के। अब देखते हैं चुनाव में चर्चित चेहरा। तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है पूर्व मुख्यमंत्री साहिब वर्मा के पुत्र हैं। इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से 4099 वोटों से जो है पराजित कराया। और ये पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। यह प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। सरकार के पदाधिकारी देखें तो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी। बस इन दोनों को ही ध्यान रखना है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव देख लेते हैं। तो दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के ये मतदान जो है ये हुआ था 5 फरवरी को और मतगणना हुई 8 फरवरी को। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल करी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसने एक भी सीट जीत नहीं हासिल करी है इसमें। तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और भाजपा को इस चुनाव में कुल 45.56% वोट मिले, जबकि आप जो पार्टी है इसे 43.57% वोट मिले और कांग्रेस को मिले 6.34%। देखते हैं मतदान प्रतिशत। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान हुआ 60.54%। टोटल मतदान हुआ 60.54%। तो इसमें भी महिला मतदाताओं का प्रतिशत है 60.92 और पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत रहा 60.21। महिला मतदान जो है ज़्यादा रहा 60.92 और पुरुष रहा 60.21। सर्वाधिक मतदान जो है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर हुआ 69.09% और सबसे कम मतदान हुआ मॉडल टाउन में 53.62%। सबसे ज्यादा हुआ मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर और सबसे कम हुआ मॉडल टाउन सीट पर। नेक्स्ट देखते हैं, देखें तो ग्लोबल रेप्यूटेशन रैंकिंग में भारत के जो है 4 संस्थान शामिल हैं। ग्लोबल रेप्यूटेशन रैंकिंग भारत के 4 संस्थान शामिल। शीर्षक है वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग 2025 जारी करी गई टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा और जारी करने की तिथि रही फरवरी 2025। शीर्ष संस्थान रहा इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। शीर्ष पर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में विश्व के विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा के अनुसार रैंकिंग प्रदान करी जाती है और इस सूची में जो है भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में सभी जो रैंकिंग में गिरावट आई है। भारतीय जो यूनिवर्सिटी है इनों की रैंकिंग में गिरावट आई है पिछले वर्ष की तुलना में और इनमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc जो बेंगलुरु है इसे भारत का जो है शीर्ष रैंकिंग इंस्टीट्यूट है। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत ने शिक्षा ओ अनुसंधान को जो है इस सूची में नई एंट्री भी मिली है। तो शिक्षा ओ जो कि नई एंट्री है और IIT बॉम्बे जो है इस सूची से बाहर हो गया है। IIT बॉम्बे सूची से बाहर और शिक्षा ओ को नई एंट्री मिली है। सूची में शामिल भारतीय संस्थानों को देखें तो IISc बेंगलुरु जो कि टॉप पर रहा। उसके बाद IIT दिल्ली, IIT मद्रास, शिक्षा ओ अनुसंधान और IIT जो बॉम्बे है ये सूची से बाहर हो गया। टॉप पर है IISc बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर है IIT दिल्ली, उसके बाद है IIT मद्रास, बाद शिक्षा ओ अनुसंधान और IIT बॉम्बे जो बाहर हो गया। वैश्विक स्थिति में देखें तो रैंकिंग में 38 देशों और क्षेत्रों के 300 संस्थानों की रैंकिंग दी गई है इसमें। और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है और यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये दूसरे स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के साथ में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। तो विश्व के शीर्ष संस्थान देखते हैं इसमें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि रही अमेरिका की टॉप पर और दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से रही MIT जिसका फुल फॉर्म देखें तो मैसाचुसेट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड और एमआईटी के दूसरे नंबर पर रही। नेक्स्ट देखते हैं नक्शा कार्यक्रम का जो है राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ हुआ है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण नक्शा कार्यक्रम का जो है शुभारंभ रायसेन सांची एमपी से करा 18 फरवरी को। तो एक बार फिर से देखते हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ करा रायसेन सांची एमपी से। नक्शा का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। हिंदी में देखें तो यह भू स्थानिक तकनीक पर आधारित शहरी भू सर्वेक्षण के पहले ही जो शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे होगा और नक्शा बनाकर भूमि स्वामी को दिया जाएगा। तो शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे और नक्शा बनाकर भूमि स्वामी को दिया जाएगा। उद्देश्य देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को डिजिटल करना और अद्यतन करना, संपत्ति स्वामित्व दस्तावेजों में पारदर्शिता, सटीकता और कुशलता सुनिश्चित की जा सके। संचालन है इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित करा जा रहा है। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नेशनल इको इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के सहयोग से लागू करा गया है। वित्त पोषण देखें तो इसमें यह जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसे घोषित करा गया। तो नक्शा कार्यक्रम, तो इसमें जो है मुख्यतः देखें तो ड्रोन से सर्वे करके नक्शा बनाकर स्वामी को दिया जाएगा और मुख्य उद्देश्य देखें शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को डिजिटल करना और संपत्ति स्वामित्व दस्तावेजों में पारदर्शिता, सटीकता और कुशलता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखें वाटरशेड यात्रा। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक WDC वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत वाटरशेड यात्रा को शुरू करा 5 फरवरी को। तो वाटरशेड जो यात्रा है ये देखें तो वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए हाइब्रिड मोड पर राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान है। ये वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और जागरूकता पैदा करना। इसकी थीम है धन और धान्य, धन धान्य इसकी थीम है। नेक्स्ट देखें भारत में घटी आत्महत्या की दर। तो यह है लेसेंट की रिपोर्ट। तो मेडिकल जर्नल दी लेसेंट पब्लिक हेल्थ ने जो एक अध्ययन में अपनी रिपोर्ट 20 फरवरी को प्रकाशित करी। यह अध्ययन जो है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर सर्वे GBD 2021 के परिणामों पर आधारित विश्लेषण है। इसके अनुसार 1990 से 2021 के मध्य भारत में जो है आत्महत्या के मामलों में 30% से भी अधिक की गिरावट आई है। तो 1990 से 2021 के मध्य में 30% से अधिक की गिरावट, और यह 3 दशकों में कुल 31.5% कमी को दर्शाता है।
नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो लंबे समय से जातीय हिंसा से प्रभावित देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 13 फरवरी 2025 को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ की विधानसभा को जो है निलंबित कर दिया गया। और मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो है त्यागपत्र देने के बाद आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करा गया। मणिपुर में जो है 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू करा गया है। न्यूज फैक्ट देखते हैं अब। तो आर्टिकल 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 की पहली बार उपयोग हुआ था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 जून 1951 में पंजाब सरकार के खिलाफ पहली बार जो है आर्टिकल 365 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू करा था पंजाब सरकार के खिलाफ। और पंजाब में चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को यहाँ पर जो है बर्खास्त कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो आर्टिकल 356 इस्तेमाल कर कभी भी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करा गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करा गया है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था जम्मू कश्मीर में, जो कि रहा था 6 वर्ष और 264 दिन। कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में जो है सबसे कम समय 7 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे ज्यादा बार लगा है 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में। और उसके बाद लगा है यूपी दूसरे नंबर पर है, जहां पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू लगाया जा चुका है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे पर एडीआर की जो है एडीआर की रिपोर्ट जारी करी गई है। तो एडीआर का फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर द्वारा राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर जो है रिपोर्ट जारी करी गई 17 फरवरी को। तो एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वर्ष 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जो है सबसे अधिक 4,340 करोड़ रुपए का चंदा मिला। यह चंदा जो है देश के सभी 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 74.57% है। और कांग्रेस को मिला दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा 1,225 करोड़ रुपए। तो 1,225 करोड़ रुपए का चंदा मिला है कांग्रेस को दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर 4,340 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को। और रिपोर्ट देखें तो इसमें प्रमुख दलों को प्राप्त चंदा है तो भाजपा को सबसे ज्यादा मिला है 4,340 करोड़ का। दूसरे नंबर पर मिला है कांग्रेस को 1,225 करोड़ का। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सीपीआई 167 करोड़ का, बीएसपी 64 करोड़ और आम आदमी पार्टी को मिला 22 करोड़ का चंदा और एनपीपी को मिला है 0.22 करोड़ का। तो टॉप में 3 याद रख लेते हैं, भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई। और ये जो चंदा है ये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिया गया था। नेक्स्ट देखें राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करी गई है और इसमें जो है राजस्थान का स्थान रहा है 8वां। तो राज्यों में पंचायतों के को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति डिटेल है। तो पंचायत राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति ए सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्षक के अंतर्गत जो है इस रिपोर्ट को जारी करा है। तो इस रिपोर्ट जो है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन और टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग में जो है 73वें संविधान संशोधन में निहित स्थानीय सरकार के दृष्टिकोण को साकार करते हुए पंचायती राज संस्थाओं
को सशक्त बनाने की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इसे पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के रूप में भी जाना जाता है। तो पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 नाम से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और तो बाकी इसमें देखते हैं सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र पंचायत अंतरण सूचकांक तो जो है 6 आयामों में प्रत्येक के आधार पर रैंक करा गया है। 6 आयाम है रूपरेखा, कार्य, वित्त, कार्यकारी, पदाधिकारी और क्षमता वृद्धि और जवाबदेही तंत्र। समग्र श्रेणी में देखते हैं तो ओवरऑल कैटेगरी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो टॉप 3 याद रखने, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और राजस्थान रहा इसमें 8वें नंबर। तो के और कर्नाटक और तमिलनाडु AKT। नेक्स्ट देखें वेस्ट बंगाल भारत में पक्षी गणना सूची में शीर्ष स्थान पर। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 से 17 फरवरी को आयोजित करी गई। GBCC देखें तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC में पश्चिम बंगाल को जो है 543 प्रजातियों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। वेस्ट बंगाल में भी देखें तो दार्जिलिंग जहां पर सर्वाधिक 252 प्रजातियों के साथ में जो है शीर्ष पर है। और यह लगातार तीसरी बार हासिल करी इसने उपलब्धि वेस्ट बंगाल ने, लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहा है। और भारत के कुल सूची चेकलिस्ट 44,300 हैं और चेकलिस्ट में मामले में देखें तो केरल जो है ये शीर्ष पर है। तो है GBC 2025 में शीर्ष राज्य देखें तो इसमें है बंगाल, उत्तराखंड और असम। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और असम। टोटल प्रजातियां हैं भारत में 1068 और चेकलिस्ट है 44,300। चेकलिस्ट के हिसाब से देखें तो केरल जो है प्रथम पर है। पक्षी गणना की शुरुआत 1998 में कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी और नेशनल ऑडबॉर्न सोसाइटी द्वारा जो है करी गई थी। देखिए संसद में 6 नई भाषाओं में जो है ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा करी गई है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा करी। इन भाषाओं में देखें तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू और संस्कृत को शामिल करा गया है। तो ये 6 भाषाएं हैं जिसमें जो है ट्रांसलेशन सेवाएं शुरू करी जाने की घोषणा करी है। तो इससे पहले जो है टोटल 10 भाषाओं में अनुवादित तो होती थी संसद। तो संसद की कार्यवाही जो है हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु सहित टोटल 10 भाषाओं में अनुवादित होती थी। संसद की कार्यवाही ट्रांसलेट होती थी टोटल 10 भाषाओं में और अब इसमें 6 भाषा और जोड़े जाने की घोषणा है। अब कुल 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होगा और 22 भाषाएं जो है वो आधिकारिक भाषाओं में शामिल हैं और इसे जो है शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 16 हो रही हैं और 22 जो हमारी आधिकारिक भाषाएं इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाओं के प्रदान करने की व्याख्या की व्यापक योजना का हिस्सा है ये।
नेक्स्ट देखें, नीति आयोग ने जारी करी उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट। तो नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के जरिए गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी शीर्षक से, तो इस शीर्षक से जो है इस पॉलिसी रिपोर्ट को जारी करा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इस शीर्षक से जारी करी रिपोर्ट नीति आयोग ने। यह जो है उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीतिगत दस्तावेज है, जो विशेष रूप से राज्यों और राज्य सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों PSUs पर केंद्रित है। रिपोर्ट में उच्च शिक्षा पर कुल व्यय को GDP का मात्र 0.62% बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हायर एजुकेशन पर कुल व्यय का जो GDP का मात्र 0.62% यूज करा जाता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देखें तो जम्मू कश्मीर GDP के प्रतिशत में शिक्षा पर जो है सबसे अधिक 8.11% खर्च करता है। तो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा खर्च करता है एजुकेशन पर, और दिल्ली 8.67% के साथ सबसे कम खर्चा करता है शिक्षा पर। और शीर्ष स्थानों पर देखें तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना उच्च शिक्षा पर युवा व्यय में शीर्ष स्थान पर है। तो केरल शीर्ष पर है, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ये पीछे हैं। अब देखते हैं, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में भारत तीसरे स्थान पर है। तो डिटेल देखें तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की वार्षिक सूची जारी करी गई है 5 फरवरी को। तो भारत में 2024 में ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व LEED, तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन में जो है शीर्ष 10 देशों और क्षेत्रों की इस यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की वार्षिक रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर है। भारत का स्थान है तीसरा। USGBC में भारत का स्थान है तीसरा। USGBC की वार्षिक सूची में टॉप 10 देशों में देखें तो चीन, कनाडा और भारत है तीसरे पर। सबसे ऊपर है चाइना, फिर है कनाडा, फिर है भारत। उल्लेखनीय है कि यद्यपि USA इस सूची से बाहर है, शामिल नहीं है, फिर भी जो है LEED के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, घरेलू उड़ानों में यात्री भार के मामले में भारत वैश्विक सूची में शीर्ष स्तर पर। घरेलू उड़ानों में यात्री भार के मामले में भारत है वैश्विक सूची में शीर्ष पर। डिटेल देखें, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ITA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरेलू उड़ानों वर्ष 2024 में 86.4% यात्री भार कारक पैसेंजर लोड फैक्टर हासिल किया, जो विश्व स्तर का जो सबसे अधिक है। इस मामले में अमेरिका 84.1% के साथ दूसरे स्थान पर, चाइना 83.2% के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले पर है भारत, इंडिया, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पर है चाइना। नेक्स्ट देखें, स्नातक कौशल सूचकांक 2025। स्नातक कौशल सूचकांक 2025 तो अमेरिका कंसल्टेंसी फर्म है मर्सन मेटल द्वारा भारत के स्नातक कौशल सूचकांक 2025 को प्रकाशित करा गया है। इसके अनुसार देखें तो देश में आधे से अधिक ग्रेजुएट युवाओं के पास नौकरी पाने की काबिलियत नहीं है।
और केवल 42.6% भारतीय स्नातक ही जो है रोजगार के योग्य हैं, रोजगार पाने के योग्य हैं, जो 2023 में 43.3% से भी कम है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ग्रेजुएट हैं वो नौकरी पाने के लिए जो काबिल नहीं है, और केवल 42.6% ही जो भारतीय स्नातक है वो रोजगार पाने के योग्य हैं। नया ध्यान रखना है इसमें। अब देखेंगे नेशनल न्यूज इन शॉर्ट्स। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कि केंद्र द्वारा प्रवर्तित है, केंद्र की योजना है, और इसको अभी 1 दशक पूरा हो गया है। ये इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015 राजस्थान के सूरतगढ़ से। मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड है, ये योजना शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जो किसानों को उनकी मिट्टी की पोषण स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 मापदंडों के संबंध में मृदा की स्थिति शामिल होती है। तो इसमें देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लोहा तत्व, तांबा, मैग्नीशियम, बोरेन, और पीएच, अम्लता या क्षारीयता, ईसी, विद्युत चालकता, ओसी, कार्बनिक कार्बन। तो इनके आधार पर टोटल 12 मापदंडों के आधार पर जो है मिट्टी की स्थिति को शामिल करा जाता है। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो वर्ष 2022-23 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नाम से, तो मृदा स्वास्थ्य जो योजना है इसे 2022-23 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के घटक के रूप में इसमें विलय कर दिया गया। तो ये विलय हो गई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना में तो फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण जो है प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो सभी वर्गों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए MP के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का निर्माण करा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संस्थान की आधारशिला रखी, और यह जो है एक कैंसर अस्पताल है जहां पर जो है कैंसर रोगियों को मुफ्त में उपचार की सुविधा दी जाएगी, और इसके पीठासीन है धीरेन्द्र शास्त्री। तो ये बनेगा MP के छतरपुर जिले गड़ा गांव में। नेक्स्ट देखें एन प्राउड। तो केरल राज्य सरकार ने एन प्राउड फुल फॉर्म देखते हैं तो न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग पहल को जब 22 फरवरी 2025 को शुरू करा, जिसमें घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाओं का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। देश में पहली बार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग घरों से एक्सपायर हो चुकी और अनुपयुक्त दवाओं को इकट्ठा करने और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से निपटाने का कार्य करेगा। इससे जल और मृदा प्रदूषण रोकने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR जैसी जो है स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखें कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो कर्नाटक का जिला है चिक्कमंगलूर, यहाँ का गांव है कोटे होंडा गांव। तो यहाँ पर जो कोटा होंडा रविंद्र को ने जो है नक्सली कोटा होंडा रविंद्र इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया है, और इसी के साथ जो है कर्नाटक को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है।
अब देखेंगे करंट अफेयर मंथली रिव्यू वन लाइनर। तो किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? तो ये अपनाया उत्तराखंड ने, उत्तराखंड विधानसभा ने। देश का पहला रेटिना बायोबैंक कहाँ पर लॉन्च करा गया? देश का पहला रेटिना बायोबैंक लॉन्च हुआ है अमृता अस्पताल कोच्चि केरला में, अमृता अस्पताल। नेक्स्ट, किस बाघ अभ्यारण्य में हाल ही में AI सक्षम ट्रेल गार्ड कैमरों की सफलतापूर्वक तैनाती करी गई है? तो बाघ अभ्यारण्य जहाँ पर AI सक्षम ट्रेल गार्ड कैमरों की सफलतापूर्वक तैनाती हुई है, तो यह है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। यहाँ पे AI सक्षम ट्रेल गार्ड कैमरों की तैनाती करी गई है। और नेक्स्ट देखें तो किस स्वीडिश रक्षा कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 तो LWS 310 के निर्माण के सहयोग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में MOU करा? तो यह है स्वीडिश रक्षा कंपनी साप। इसने जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में MOU करा है। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, तो AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये होगी मुंबई में। तो देश की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित होगी मुंबई में। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।